हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देख रहे थे। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, छत्तीसगढ़ में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे उसके अंतर्गत जो घटनाएं हुई उसे देखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो दूसरा पार्ट कहना चाहिए जिसे, उसे भी हमने पिछले क्लास में देख लिया था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और कैसे हुई भारत में, और उसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव क्या पड़ा। इसके अलावा भी और क्या चीज़ें देखेंगे हम। दूसरी चीज़ यह भी देखेंगे कि भारत कैसे स्वतंत्र होता है और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता का प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे कौन कौन से नेता कहाँ कहाँ पे जो झंडा फहराने का जो कार्यक्रम होता है वह करते हैं। क्योंकि प्रश्न जैसे बनते जाएंगे उसके हिसाब से हम आगे बढ़ते भी जाएंगे। और इस प्रकार आज की क्लास में आपका मैक्सिमम बोलना चाहिए आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास पूर्णतया खत्म हो जाएगा, और जो छोटी छोटी जो चीज़ें बची होंगी उसे आपको नोट्स के द्वारा या वीडियोस के द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही उसी समय रायपुर षड्यंत्र केस होता है। रायपुर षड्यंत्र केस में यह होता है कि जो परसराम सोनी जी जो होते हैं उनके द्वारा रायपुर में बहुत सारे बम और गोला बारूद, बंदूकें ये सब इकट्ठा की जाती है, जिसमें उनके सहयोग देते हैं, उनके मित्र होते हैं वो सहयोग करते हैं, जिसमें होते हैं क्रांति कुमार भारती, दशरथ लाल दुबे, रणवीर सिंह, प्रेमचंद वासनिक और सुधीर मुखर्जी। जिसमें सुधीर मुखर्जी जो होते हैं ये कोलकाता से बम बनाना सीख के आते हैं। कौन? सुधीर मुखर्जी। तो सुधीर मुखर्जी जो है इनके मुख्य सहयोगी होते हैं और प्रमुख मित्र भी होते हैं, जो वहाँ से कोलकाता से बम बनाना सीख के आते हैं। और यहाँ पर परसराम सोनी को इस षड्यंत्र में कि कुछ ऐसा करें कि हम क्रांतिकारियों में हमारा नाम हो, ये इनकी सोच होती है। तो उसके लिए इनको सहयोग करते हैं। किन्हें? परसराम सोनी को। क्योंकि उस समय जो इनका माहौल होता है यह होता है कि जो भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, ये जो युवा क्रांतिकारी हैं उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित होते हैं। इस कारण ये ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिससे इनका नाम हो, छत्तीसगढ़ में इनका नाम हो, भारत में भी नाम हो कि इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत सारे कार्य किए। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक षड्यंत्र ऐसा बनाया जाता है कि हम कुछ धमाका करें, कुछ ऐसा करें जिससे यहाँ पर एक अंग्रेजों को हमारा संदेश चला जाए। तो जिसमें इस रायपुर षड्यंत्र केस में जो पहला नाम आप देखेंगे वह नाम कौन सा है? परसराम सोनी। और ईदगाह भाटा में जब ये क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं बम, गोला बारूद, बंदूकें, ये सब जब इकट्ठा कर रहे होते हैं तो उस समय राजकुमार कॉलेज के एक प्राचार्य होते हैं जिनका नाम होता है पियर्स। कुछ पुस्तकों में गियर्स भी लिखा हुआ है, इनका नाम गियर्स भी देखने मिलता है, गियर्स या पियर्स। इनका जो नाम था मिस्टर पियर्स। तो मिस्टर पियर्स के द्वारा पुलिस को सूचना दे दी जाती है और परसराम सोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। परंतु कुछ ही समय बाद कोई भी, क्योंकि सबूत तो मिल नहीं पाता, तो सबूत न मिलने के कारण इनको क्या कर दिया जाता है, कुछ समय बाद रिहा कर दिया जाता है। किसे? परसराम सोनी जी को। बाद में फिर क्या है, जैसे ही परसराम सोनी फिर से जैसे ही बाहर निकलते हैं जेल से, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर से अपनी जो पुराने गतिविधियां हैं, क्रांतिकारी जो गतिविधियां हैं उसे फिर से शुरू कर देते हैं। और बाद में जब इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, अब बाद में क्या होता है, जब इनको जानकारी कैसे मिलती है पुलिस वालों को, पहली बार तो मिस्टर पियर्स बता देते हैं परंतु कोई सबूत नहीं मिलता इसलिए जल्दी छूट जाते हैं। मगर दूसरी बार क्या होता है, एक प्रमुख जो मुखबिर होता है इनके सदस्यगण में ही, इनके जो ग्रुप है उसमें ही एक आदमी होता है जिसका नाम होता है शिवनंदन के द्वारा क्या किया जाता है कि पुलिस वालों को बता दिया जाता है कि परसराम सोनी सदर बाजार में जा रहा है और उसके पास बंदूक है, हथियार लेके हम बाजार में जा रहा है। तो परसराम सोनी को 15 जुलाई 1942 को यहाँ पर बंदूक के साथ सदर बाजार में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस बार जब गिरफ्तारी होती है तो परसराम सोनी और इनके जो अन्य साथीगण हैं उन्हें किसी को 4 महीना, किसी को 6 महीना, किसी को 2 साल, 4 साल, ये सब सजा इस बार मिलती है और बहुत लंबे समय तक इन्हें गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है। और बाद में जब पंडित रविशंकर शुक्ल की जब सरकार बनती है तब इन्हें रिहा किया जाता है उस समय। तो यह था पूरा रायपुर षड्यंत्र केस। यह 1942 के समय में हुआ रहता है, याद रखेंगे। ये कब होता है?
1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन का दौर शुरू होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि यहां पर अंग्रेज जो है एक तरह से दबाव में रहते हैं। 1942-41 के समय में अंग्रेज जो है बहुत दबाव में चल रहे होते हैं। लंदन में जो सरकार होती है अंग्रेजों की, यह दबाव में रहती है कि जो एक तरफ तो जापान इन्हें परेशान कर रहा होता है आक्रमण कर करके, दूसरा जो है यूएस और अमेरिका जो है और जो अन्य देश भी हैं, यूरोपीय देश भी जो हैं, अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप जल्द से जल्द भारत को आज़ाद करें। इस तरह का दबाव इन पर बनता है। तो अंग्रेजों की कोशिश होती है कि भारतीयों से बात किया जाए, किसी भी तरीके से हम भारतीयों से बात करें और अपने तरफ उनको कर लें कि हमारी बात वो स्वीकार कर ले। तो उस बात स्वीकार करने के लिए एक मिशन भेजा जाता है स्टफर्ड क्रिप्स का, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, और इन्हीं क्रिप्स के नाम पर बनता है क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन को भेजा जाता है भारत में स्टफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है 23 मार्च 1942 को। परंतु कांग्रेस की जो कार्यकारिणी में जब ये इनकी बातें होती हैं, इनका जब मीटिंग होता है, तो वहाँ पर जब ये अपना प्रस्ताव रखते हैं तो कांग्रेसियों के द्वारा इसे 11 अप्रैल 1942 को पूरी तरीके से नकार दिया जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें पूर्ण स्वाधीनता की बात तो की नहीं जाती। जो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस की पहले से थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, किसी भी तरीके से पूर्ण स्वराज हमारा होना चाहिए, भारत आज़ाद होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। अंग्रेज क्या कर दिए थे, अंग्रेज जो इसमें प्रस्ताव में लेकर आए थे उसमें डोमिनियन स्टेटस की बात करते हैं कि हम आपको पूर्ण स्वराज तो नहीं देंगे, परंतु आपको थोड़ी आज़ादी मिल जाएगी। और बाद में गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। पोस्ट डेटेड चेक, गांधी जी ने इसे क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। किसे, क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। अब पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है कि आप प्रस्ताव तो आज दे रहे हैं आज़ादी का, मगर यह मिलेगा कब, बाद में 10 साल बाद, 12 साल बाद की बात कर रहे हैं, मगर आज आप आज़ादी देने की बात नहीं कर रहे हैं। इस कारण भी यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, अस्वीकार कर दिया जाता है, या पूरा जो प्रस्ताव है अंग्रेजों का निरस्त कर दिया जाता है। जैसे ही यह प्रस्ताव निरस्त होता है, यहाँ पर वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग होती है 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, जहां पर कांग्रेस में गांधी जी के द्वारा प्रस्ताव लाया जाता है कि अब करो या मरो का नारा देते हैं इस मीटिंग में, और बोल देते हैं कि अब सीधा हम आज़ादी की बात करेंगे और अंग्रेजों को भारत छोड़ने की बात कहेंगे, और अंग्रेजों भारत छोड़ो यह आंदोलन शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव इस कार्यकारिणी समिति में यहाँ पर रखा जाता है। कहाँ पर, वर्धा में। और जब ये प्रस्ताव शुरू में आता है तब अंग्रेजों को मौका दिया जाता है कि अब हम आंदोलन शुरू कर देंगे, अगर आप हमारी बात नहीं माने तो आंदोलन शुरू कर देंगे। तो इस बात को लेकर वर्धा में यह बात कही जाती है, परंतु अंग्रेज इनकी बात नहीं मानते और आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी आपकी 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस के द्वारा बम्बई में जो ग्वालियर टैंक मैदान जो है, ये ग्वालियर टैंक मैदान को आप याद रखेंगे, इसमें से प्रश्न बनता है। तो ग्वालियर टैंक जो मैदान है, वहां से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो जाती है और प्रस्ताव को मंजूर कर दिया जाता है। इसमें प्रसिद्ध जो नारा दिया जाता है गांधी जी के द्वारा, वह कौन सा है, करो या मरो का नारा दिया जाता है। अब ये तो हो गई पूरी बात छत्तीसगढ़ भारत की। अब छत्तीसगढ़ में भी तो इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो बम्बई अधिवेशन होता है वहां पर छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे नेता गए होते हैं, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल प्रमुख होते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जो है इसमें प्रमुख होते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल जब इस अधिवेशन को अटेंड करके जब जा रहे होते हैं वापस, तो मलकापुर स्टेशन के पास ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसे मलकापुर घटना के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, मलकापुर घटना। तो ये मलकापुर स्टेशन में क्या किया जाता है, पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे नेताओं को जो छत्तीसगढ़ के, जैसे महंत लक्ष्मी नारायण, शिवदास डागा, खूबचंद बघेल, बैरिस्टर छेदीलाल आदि को भी नागपुर के निकट गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि अधिवेशन में तो बात कर दी गई है आंदोलन की। तो ये जो नेता है बंबई से अब जा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाकर आंदोलन को प्रचार प्रसार करेंगे। इस कारण से अंग्रेज डर जाते हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। ये जो नेता जहां पर मिले उसे बड़े नेताओं को पूरा गिरफ्तार करके रख लिया जाता है।
तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव, पहला प्रभाव आपको मलकापुर घटना आपको याद रखना है। इससे एक प्रश्न आया भी हुआ है पीएससी में कि मलकापुर घटना में किसे गिरफ्तार किया गया था, तो पंडित रविशंकर शुक्ल को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो जन आक्रोश है, कि जैसे ही उन्हें पता चलता है कि हमारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल आदि मध्य प्रांत के जो बड़े नेता हुआ करते थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसका एक जन आक्रोश, एक जन सैलाब आपको जनसभा में, जुलूसों की रैली में देखने मिलती है। तो लोग पूरा सड़कों पर आ जाते हैं और करो या मरो की जो नारा है गांधी जी के द्वारा दे दिया जाता है, उसे लेकर नारा लगाते हुए सड़कों पर निकल जाते हैं। बहुत ही विशाल जुलूस लेकर ये निकलते हैं। तो रायपुर में ही हम देखते हैं कि 9 अगस्त 1942 को विशाल जुलूस का आयोजन होता है और गांधी चौक जो है वहां पर एक बहुत बड़ी सभा होती है, जिसमें त्रेतानाथ तिवारी के द्वारा इस सभा का क्या किया जाता है, नेतृत्व किया जाता है। और पास के ही जब नागपुर की बात करें तो नागपुर में श्री रामकृष्ण ठाकुर के द्वारा तिरंगा झंडा फहरा दिया जाता है, जिस कारण से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। और अन्य जो घटनाएं होती हैं उसमें श्री रणवीर सिंह शास्त्री के द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस समय एक प्रमुख एक पत्रिका उस समय चल रही होती है, इस पत्रिका का नाम पूछता है तो आप पत्रिका के नाम भी देखेंगे, अग्रदूत। अग्रदूत नाम की जो एक पत्रिका होती थी, जिसके द्वारा उस समय क्या होता था, अगर आपको अपनी बातें पहुंचाना है तो सबसे सशक्त जो माध्यम होता था वह होती थी पत्रिका। तो समाचार पत्र जो होते थे उसमें प्रमुख थे अग्रदूत। तो अग्रदूत का नाम से जो समाचार पत्र था केशव प्रसाद वर्मा के द्वारा चलाया जा रहा था। तो केशव प्रसाद वर्मा जी के द्वारा जो अग्रदूत पत्रिका थी उस पर भी अंग्रेजों का यहाँ पर पाबंदी लगा दी गई थी कि आप ये पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सकते। तो ये सब घटनाएं कहाँ हो रही थी, यह सब जो भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जो पूरे भारतवर्ष में घटनाएं हो रही थी, उसका जो मध्य प्रांत में रायपुर में जो एक घटना हुई उसे हमने देखा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक रायपुर डायनामाइट केस भी होता है, डायनामाइट केस। तो रायपुर डायनामाइट केस 1942 में ही होता है और इसे जो इसके नेतृत्व करता होते हैं बिलख नारायण अग्रवाल। बिलख नारायण अग्रवाल जी जो होते हैं जबलपुर से रायपुर डायनामाइट लेके आए हुए होते हैं। और क्योंकि एक आंदोलन का तो रूप चल ही रहा था, तो क्रांतिकारी जो होते थे कुछ ना कुछ ऐसा अहिंसात्मक रास्ता छोड़कर हिंसा के रास्ते पर उतर आते थे। तो जिसमें हम देखते हैं कि एक डायनामाइट केस की योजना बनाते हैं कि डायनामाइट से हम जो रायपुर जिला जेल है, जो जेल है रायपुर का जो जेल है, उसे हम उड़ा देंगे या उसकी दीवार को उड़ा देंगे और जितने भी हमारे साथी जेल में बंद होंगे उसे हम क्या कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। तो यही चीज़ होती है इस डायनामाइट केस में, जिसमें इनका साथ देते हैं ईश्वरी चरण शुक्ल, जय नारायण पांडे, नारायण दास बावरिया, नागरदास बावरिया और सुधीर मुखर्जी। इनके द्वारा इस डायनामाइट केस में इन्हें सहयोग दिया जाता है। आगे हम देखेंगे कि बिलासपुर में भी तो नेताजी जो होते हैं उनके बारे में जब जानकारी मिलती है कि अब भारत छोड़ो आंदोलन फैल चुका है, तो बिलासपुर में भी घटनाएं होती हैं। बिलासपुर में क्या होता है, बैरिस्टर छेदीलाल जो होते हैं, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, चिंतामणि ओसवाल, इनके द्वारा यहाँ पर जनसभा आयोजित की जाती है, जिसमें प्रमुख जो होते हैं 15 अगस्त जब 1942 में कालीचरण शुक्ल जो जनसभा कर रहे होते हैं, अध्यक्षता कर रहे होते हैं, तो इन्हें क्या किया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और बाद में जब बिलासपुर में अब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आगे का संचालन कौन करेगा, तो जब डिटेक्टर की बात होती है तो उस समय डिटेक्टर बनाया जाता है राजकिशोर वर्मा को, बिलासपुर का डिटेक्टर भी नियुक्त किया जाता है। और डिटेक्टर के बारे में पहले ही बताया था पिछले क्लास में, क्या बताया था कि डिटेक्टर क्या होते थे कि अगर कभी भी आपके बड़े क्रम के नेता गिरफ्तार होते जा रहे हैं तो आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए डिटेक्टर की नियुक्ति होती थी। तो यहाँ पर डिटेक्टर किसे नियुक्त किया गया, राजकिशोर वर्मा जी को। फिर हम देखते हैं कि दुर्ग में भी आंदोलन होता है। रायपुर की बात हो गई, बिलासपुर में भी बात हो गई, अब दुर्ग में भी आंदोलन होता है। एक जो लोगों का यहाँ पे भी आक्रोश देखने मिलता है, भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में लोग घर घर से निकलते हैं, जिसमें दुर्ग में प्रमुख एक घटना होती है कचहरी की घटना। कचहरी में जो आगजनी की घटना होती है यह प्रमुख होती है और इसे जो करते हैं
जो इसका नेतृत्व करते हैं कचहरी में आग लगाने का, वह करते हैं रघुनंदन सिंगरौल। रघुनंदन सिंगरौल, बिल्कुल ये एक दुर्ग की घटना आप याद रखेंगे, कचहरी की घटना, कचहरी में आग लगाने की घटना। यह होता है 28 अगस्त 1942 को, जिसमें इसका सहयोग करते हैं मोतीलाल श्रीवास्तव। मोतीलाल श्रीवास्तव और रघुनंदन सिंगरौल ये दोनों मिलकर 28 अगस्त 1942 को कचहरी, दुर्ग कचहरी में आग लगा देते हैं। बाद में जब ये जेल से छूट के आते हैं, गिरफ्तार तो कर लिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, फिर से जब जेल से छूट के आते हैं, फिर से एक आगजनी की घटना यहाँ पर होती है 5 सितंबर 1942 को, जिसमें उनके मित्र होते हैं जसवंत सिंह, उनके द्वारा नगर पालिका भवन में आग लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार की 2 आग लगाने की घटना दुर्ग जिले में होती है, जिसे कचहरी घटना के नाम से, कचहरी आगजनी घटना के नाम से आपको एग्जाम में पूछा भी जाता है। दुर्ग से जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस प्रकार हम क्या देखें कि पूरा जो राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है 1942 का, उसको हमने भारत के परिक्षेप में देख लिया। और अब क्या देखा हमने कि ये पूरे छत्तीसगढ़ में भी कैसे अलग अलग जगह में, दुर्ग में, बिलासपुर में, रायपुर में कैसे कैसे क्रियान्वयन इसका हुआ, उसे भी हमने देख लिया। और अब क्या है, जैसे 1942 से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 1945 में हम पहुंचते हैं। तो 1945 में विंस्टन चर्चिल की जो सरकार होती है वह गिर जाती है, क्योंकि उस समय 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होता है। लंदन में, ब्रिटेन में चुनाव होता है, जिसमें विंस्टन चर्चिल की जो कंजर्वेटिव की सरकार होती है वह गिर जाती है। और यहां पर क्लेमेंट एटली जो है, उनकी लेबर पार्टी जो होती है वह जीत जाती है। क्लेमेंट एटली की 5 जुलाई 1945 को जब चुनाव होता है तो क्लेमेंट एटली की लेबर पार्टी की सरकार जीत जाती है। और क्लेमेंट एटली की जब सरकार जीत जाती है तो ये जो लेबर पार्टी की जो सरकार बनती है, इनका पक्ष यह होता है कि भारत आज़ाद हो जाए, ये इसको सपोर्ट करते थे। और इस कारण से ये एक चुनाव भी करवाते हैं पूरे भारतवर्ष में, प्रांतीय चुनाव ये करवाते हैं, जिसे हम जानते हैं कि मध्य प्रांत में जो दूसरा चुनाव होता है, या भारत में भी जो दूसरा चुनाव होता है, वह इनके काल में होता है। किसके? क्लेमेंट एटली के काल में। तो यहाँ पर जब चुनाव होता है तो 1936 में पहला चुनाव हुआ रहता है, आपको याद होगा 1936 में, 37 में पहली सरकार बनी थी। जब अब 46 की हम बात करते हैं तो यह बनेगी दूसरी सरकार और दूसरा चुनाव। तो 1946 में दूसरा चुनाव होता है। 1946 में जब प्रांतों के आम चुनाव होते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस को, मध्य प्रांत में जब कांग्रेस की बात होती है तो 112 में से 84 सीट इन्हें प्राप्त होते हैं, बहुत ज़्यादा बहुमत इन्हें प्राप्त होता है और ये अपनी सरकार बनाते हैं। जहाँ पर हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, गृह मंत्री बनते हैं द्वारिका प्रसाद मिश्र और घनश्याम सिंह गुप्त को बनाया जाता है विधानसभा अध्यक्ष, जिसमें संसदीय सचिव होते हैं रामगोपाल तिवारी। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं, एक मध्य प्रांत में चुनाव होता है, किस वर्ष में? 1946 में, जिसमें से आपको ये प्रश्न पूछता है। और पहली बार बोला जाएगा तो 1937 में चुनाव हुए थे, जिसके बारे में पिछले क्लास में हमने देख भी लिया है। आगे हम बढ़ेंगे, जब चुनाव की बात हो गई तो चुनाव के बाद यहां पर अंग्रेजों ने जो एक प्रस्ताव दे रखा था कि आप संविधान निर्मात्री सभा का गठन भी कर सकते हैं, जिससे भारतीय अपना संविधान खुद बना सके। तो जिसके लिए वहां पर प्रांतीय जो प्रमुख होते हैं, देसी रियासत से और ब्रिटिश प्रांत से अलग अलग जो नेताओं का एक समूह यहां बनाया जाता है, जो संविधान सभा में जाते हैं। तो संविधान निर्मात्री जो सभा बनती है, तो यहां पर संविधान निर्मात्री सभा का अधिवेशन होता है, जिसमें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। और क्योंकि ये जो समूह होता है, इसमें सबसे जो बुजुर्ग होते हैं, जिनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद जी को यहाँ पर क्या किया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है संविधान सभा का। और बाद में कुछ ही दिनों बाद, 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष संविधान निर्मात्री सभा का बना दिया जाता है। तो इस प्रकार क्या है, हम क्या देख रहे हैं, संविधान निर्मात्री सभा का। अब छत्तीसगढ़ से कौन कौन यहाँ पे क्या क्या उन्हें यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें जो हमारे छत्तीसगढ़ से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। बहुत सारे लोगों में कुछ जो प्रमुख होते हैं, उसमें जो सदस्य बनते हैं वो होते हैं कुल 6 सदस्य जो है हमारे मध्य प्रांत से, 3 जो है ब्रिटिश प्रांत से और 3 जो है देसी प्रांत से, देसी रियासतों से
तीन जो सदस्य हैं निर्मात्री सभा में चुने जाते हैं, जहां पर हम देखेंगे रविशंकर शुक्ल जी जो है रायपुर से, घनश्याम सिंह गुप्ता जो है दुर्ग से और बैरिस्टर छेदीलाल जी जो है बिलासपुर से यहाँ पे संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य बनते हैं। और 3 जो यहाँ पर देसी रियासत से जाते हैं जो लोग, वो हैं रघुराज सिंह दीवान सूरजपुर से, राम प्रसाद पोटाई कांकेड़ से और किशोरी त्रिपाठी रायगढ़ से। तो 3 जो है देसी प्रांत से जाते हैं और 3 जो है ब्रिटिश प्रांत से जाते हैं। ये लोग कहाँ गए? निर्मात्री सभा में। इनसे एक प्रश्न बनता ही है। आगे फिर हम देखेंगे कि समोदा में जब ये निर्मात्री सभा चल रही होती है, उसी समय की बात है, समोदा में एक राजनीतिक सम्मेलन भी होता है जिसमें 7 से 8 दिसंबर 1946 को सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल इसके अध्यक्षता कर रहे होते हैं। और जो समोदा में जो प्रस्ताव रखा जाता है कि क्या प्रस्ताव, यहाँ पर मुख्य प्रस्ताव इनके थे, तो एक था कि जो आगे हमारी कार्यकारिणी बनेगी या जो भी नेता बनेंगे, उनका जो एक व्यक्ति एक पद, यानी एक व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा पदों पर उसे नियुक्त नहीं किया जाएगा। और जो भी व्यक्ति और जो भी नेतागण जो बनेंगे उनके द्वारा यह किया जाएगा कि जो भी शोषित जो जनता है, शोषित और दलित जो जनता है, उनके लिए वह कल्याणकारी कार्य करने की यह कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो यह क्या था? समोदा का राजनीतिक सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल का आप नाम याद रखेंगे। आगे जो घटना होती है उसमें बिलासपुर में जो विद्यार्थी सप्ताह मनाया जाता है, बिलासपुर में विद्यार्थी सप्ताह मनाया जाता है 13 से 15 दिसंबर 1946 को। तो यह विद्यार्थी सप्ताह क्यों मनाया जाता है? कि युवाओं में जो चेतना है, जन चेतना जो है कि आपको अब आज़ादी मिलने ही वाली है, उसके लिए आप यहाँ पर प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं जो कांग्रेस का या हमारे भारत में जो गांधी जी की जो बातें हैं उसे पूरा प्रचार करने के लिए यह विद्यार्थी सप्ताह 13 से 15 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं? विद्यार्थी सप्ताह। तो विद्यार्थी सप्ताह यहाँ पर मनाया जाता है। तो मैंने क्या बताया था कि राजनीतिक जो जागरूकता है उसे लाने के लिए विद्यार्थी सप्ताह, यहां पर मैंने क्या बताया? राजनीतिक जागरूकता लाने के लिए विद्यार्थी कांग्रेस के द्वारा विद्यार्थी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया जाता है, जिसमें एक बहुत बड़ी जनसभा होती है और उस जनसभा का जो है अध्यक्षता करते हैं, संबोधित करते हैं, वो होते हैं गरीब राम अग्रवाल और भुवन भास्कर। तो भुवन भास्कर और गरीब राम अग्रवाल के द्वारा इस सभा को संबोधित किया गया। तो यहाँ पर क्या देखे हमने? एक विद्यार्थी सप्ताह देखा। फिर आगे हम जैसे बढ़ते हैं तो हम पहुँच गए भारत की आज़ादी में, जब भारत को लॉर्ड माउंटबेटन को जब भेजा जाता है प्रथम गवर्नर जनरल बनाकर भारत का, तो उस समय भारत को आज़ादी मिल जाती है। और भारत को आज़ादी जब मिल जाती है तो अलग अलग स्थानों पर झंडा फहराया जाता है, जिसमें मध्य प्रांत में भी झंडे फहराए जाते हैं। तो 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता मिल जाती है। और छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता समारोह होते हैं उसमें आपको नेताओं का नाम पूछा जाता है। तो नेताओं के नाम देख लेते हैं। गांधी चौक जो रायपुर है वहां पर जो झंडा फहराते हैं उनका नाम है वामन राव लाखे। और पुलिस लाइन में, वहीं रायपुर में ही पुलिस लाइन में आर.के. पाटिल के द्वारा झंडा फहराया जाता है। और सीताबर्डी नागपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा और घनश्याम सिंह गुप्ता के द्वारा दुर्ग में झंडा फहराया जाता है। और राम गोपाल तिवारी जी के द्वारा बिलासपुर में। तो ये अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्रता समारोह जब भारत आज़ाद हो जाता है तो मनाया जाता है। इसके अलावा आपको ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो भारत या इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, वहाँ पर हम ज़्यादा जानकारी लेते हैं। तो इस तरह हम क्या देखें कि मैंने जो आज़ादी के लिए आंदोलन जो शुरुआत हुई थी उसके बारे में पूरा करवा दिया है। एक इतिहास जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास अब यहाँ पर पूर्णतया समाप्त हो गया है। अब हम आगे जो देखेंगे उसमें छत्तीसगढ़ का भूगोल की चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ के राजनीतिक या जितनी पंचायती राज है उसके लिए हम क्लासेस लेके आएंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।